अस्सलामुअलैकुम। सो आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ के लिए टिप्स दिए गए हैं और कुछ ऐसे टिप्स जो आपके ताउम्र के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आखिर क्या वजह है कि ख्वातीन कभी भी किसी वाक़े को भूलती नहीं और उसका बार बार जिक्र करती रहती हैं? मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस तरीके पर अमल करें तो आपकी बीवी दोबारा कभी माज़ी के वाक़या का तज़किरा नहीं करेगी। एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए हमें मंगनी का ज़माना कैसे गुजारना चाहिए? क्या शादी के बाद मेरा मंगेतर तब्दील हो जाएगा? जिस पर मर्द गुस्से में आता है और मेज पर मुक्के मारने लगता है, क्योंकि मंगनी दरअसल शादी का एक ट्रेलर है। असूल तोड़े जाते हैं, एहसासात का बहुत ज्यादा इजहार किया जाता है, जाती हदूद को पार कर लिया जाता है, वे एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। अगर कोई मसला है तो उसे पहले हल करें और फिर शादी करें। अगर आप इस मसले का मुनासिब बंदोबस्त ना कर सके तो ये आपके पूरे घर को जला सकता है। भाई अहमद टुवर्ड्स इटर्निटी में एक बार फिर खुशामदीद। आज हमने कुछ बहुत ही दिलचस्प मौजू तैयार किया है, लेकिन साथ ही आपको शादी करने वाले जोड़े और खानदानों के दरमियान गुफ्तगू के हवाले से मुश्किल सवालात के जवाब भी देना होंगे। हम आपकी तरफ से वाज़ेह और तसल्ली बख्श जवाबात चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि एक खानदान के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? मेरे ख्याल में वो चीजें एतमाद, एहतराम और मोहब्बत हैं। दरअसल हमारी रोजमर्रा की बोलचाल में इन अल्फाज का वजन कुछ कम हो गया है। सबसे पहले आपको एतमाद की जरूरत होती है, लेकिन एतमाद से हमारी मुराद क्या है? हम एतमाद को एक मेज समझ सकते हैं, एहतराम को मेज पर रखा हुआ गिलास और मोहब्बत को गिलास में मौजूद पानी की तरह समझ सकते हैं। लिहाजा मोहब्बत एहतराम और एतमाद से हासिल होने वाला फल है। अगर किसी शादी में बाहमी एतमाद और एहतराम ना हो तो वहाँ मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि मोहब्बत इन दोनों का नतीजा है। क्या शादी करते हुए मोहब्बत होना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक दूसरे के साथ जज्बाती गर्मजोशी ही काफी है, क्योंकि अगर आप एक सेहतमंद रिश्ता कायम कर लेते हैं तो मोहब्बत जो इससे हासिल होने वाला फल है खुद बहुत सामने आ जाएगी। लिहाजा इसकी कोई जरूरत नहीं कि अपने ऊपर ये शर्त आयद करें और कहें कि शादी करने के लिए पहले मुझे मोहब्बत होना जरूरी है। दर हकीकत बाज़ औक़ात मोहब्बत आपके लिए हकीकत देखने से रुकावट भी बन सकती है। शदीद मोहब्बत की ऐसी सूरतों में जब शादी होती है तो इस शादी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। तो मोहब्बत ऐसी चीज नहीं है जिसकी आपको शादी से पहले जरूरत हो, बल्कि ये तो सेहतमंद ताल्लुकात का नतीजा है। लेकिन फिर एतमाद क्या है? एतमाद एक ऐसी चीज है जिसे आप इस तरह के ख्यालात के नतीजे में महसूस करते हैं। मसलन मैं उस शख्स के साथ जिंदगी का सफर तय कर सकता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। वो ख्यालात जो आपको मुस्तकबिल के बारे में मुतमईन कर देते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर क्यों हो जाते हैं? क्या ये मुमकिन नहीं है कि मोहब्बत वैसी बरकरार रखी जाए जैसे शादी के शुरू में थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आइए इसको इस तरह सोचते हैं। जरा तसव्वुर करें कि आपका एक करीबी दोस्त है। अगर आपकी दोस्ती मजबूत है तो क्या ये अचानक टूट जाएगी? ऐसा नहीं होगा, है ना? तो ऐसा होने की क्या वजह हो सकती है? मिसाल के तौर पर ये सूरत में टूट सकती है जब आपका कोई मसला दरपेश हो। अगर आप एक दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, ये आपके दरमियान जज्बाती ताल्लुक को नुकसान पहुंचा सकता है, जो आगे चलकर आपकी दोस्ती को भी नुकसान पहुंचा सकता है और बिलाखिर इसे इख्तिताम की तरफ ले जाता है। या अगर आप अपनी दोस्ती को कायम रखने के लिए कुछ नहीं करते तो वक्त के साथ मुमकिन है कि आप एक दूसरे से दूर हो जाएं। यही बात शादी पर भी लागू होती है। अगर आप अपनी शादी को खुद बहुत चलने दें तो ये हमेशा एक मनफी सिमत में जाएगी। खुद ब खुद चलने देने से मेरी मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी शरीकी हयात के साथ वक्त नहीं गुजारते, अगर आप एक दूसरे के साथ अच्छी गुफ्तगू नहीं करते, अगर शोहर काम करता है और बीवी औलाद को संभालती है, अगर आप दोनों अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी शादी ऑटो पायलट पर है। दूसरे लफ्जों में दोनों में से कोई भी शादी पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। और इसके अलावा ऐसे जोड़ों में हम आम तौर पर देखते हैं कि मुसलसल लड़ाई, तकलीफ रवैया, तनकीद, इल्जामात और तस्लील से बचाव की फिक्र जारी रहती है। ये कहने की जरूरत नहीं कि ये वो चीजें हैं जो शादी की बुनियाद को नुकसान पहुंचाती हैं, और जब बुनियादों को नुकसान पहुंचता है तो इत्तेहाद और इत्तेफाक खराब हो जाता है और आपस के ताल्लुक को नुकसान पहुंचता है और बिलाखिर दोनों फरीक एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि मोहब्बत सेहतमंद ताल्लुकात से हासिल होने वाला फल है, तो फितरी तौर पर जब एक गैर सेहतमंद ताल्लुक होगा फिर हम मोहब्बत के बारे में बात नहीं कर सकते। इसी वजह से मोहब्बत को खत्म करने में इसलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि शादी मोहब्बत की कायल है। खुलासा ये कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शादी मोहब्बत
मोहब्बत को खत्म नहीं करती, बल्कि नाकिस म्यार की शादी मोहब्बत को खत्म करती है। एक सवाल है जो आमतौर पर मर्दों की तरफ से आता है, आखिर क्या वजह है कि ख्वातीन कभी भी किसी वाक़े को भूलती नहीं और उसका बार बार जिक्र करती रहती हैं? दरअसल ये सवाल मर्दों और औरतों की फितरत से लाइल्मी की बिना पर किया जाता है। ख्वातीन चूँकि मर्दों के मुकाबले में ज्यादा जज्बाती होती हैं, इस वजह से वो माजी के वाकयात से ज्यादा मुतासिर होती हैं। जैसे हमारी उंगलियां आसानी से जख्मी हो सकती हैं, ऐसे ही उनके जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। अगर आप शुरू में ही इस मसले को हल नहीं करते जो उसे परेशान कर रहा है, तो खातून के लिए ये एक किस्म की परेशानी का बायस बन जाता है। और वक्तन फवक्तन जब कोई चीज उनके जहन में मौजूद उस बुरी याद को मुतहरक करती है, तो उसे तकलीफ महसूस होती है। और जब वो तकलीफ महसूस करती है, तो वो अपने शौहर के खिलाफ रद्द-ए-अमल जाहिर करना शुरू कर देती है। एक ऐसे लम्हे में जब वो दोनों बहुत खुश हों, बातचीत के दौरान माजी का वाकया अचानक सामने आ सकता है, क्योंकि कोई ऐसी बात हुई जिसने उस एहसास को जगा दिया। मर्दों को इस बात का इल्म होना जरूरी है। मैं माजरत ख्वाह हूँ, ये कहना इस मसले को मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं करता। आपने अपनी बीवी के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। हो सकता है कि आपने उसे ये महसूस कराया हो कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, और इस सब के बाद आप सिर्फ ये कहकर सूरत हाल से बाहर नहीं निकल सकते, वो सब माजी है, अब हम क्या कर सकते हैं। दरअसल इस मसले को हल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस तरीके पर अमल करें, तो आपकी बीवी दोबारा कभी माजी के वाकयात का तज़किरा नहीं करेगी। तो वो तरीका क्या है? अब जब आपकी बीवी आए और आपको बताए कि माजी में फलां वाक़े ने उसे परेशान किया है, तो आपको लाजमी उसकी बात सुननी चाहिए। उस वाक़े के बारे में बात करते हुए वो जज्बाती हो सकती है, शायद वो कुछ आंसू भी बहाए। फिर आपको जो करना है वो है माफी मांगना। आपको ये कहना चाहिए, मेरी जान आप ठीक कह रही हो, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उस वक्त वो महसूस करेगी कि उसे सुना और समझा गया है। हाँ, मेरे शौहर ने मेरे साथ नाइंसाफी की थी, लेकिन अब उसे इसका एहसास हो गया है और वो इस मामले को दोबारा नहीं उठाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात मर्दों का नुक्ते नजर इस तरह नहीं होता है। मसलन वो कह देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब माजी है, 20 साल पीछे जाने की क्या जरूरत है। इस तरह आप दर हकीकत अपनी बीवी को और भी ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। माजी में जो कुछ हुआ उसे उसका दिल पहले ही टूटा हुआ है, आप उसे और खराब क्यों कर रहे हैं। आपके करने का काम ये है कि उसे अपने जज्बात आपके साथ शेयर करने दें, सुने और उसके साथ हमदर्दी के इजहार की कोशिश करें। अब मुमकिन है आप सवाल पूछे, मर्दों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि मर्दों का नुक्ते नजर हालात के बारे में ज्यादा मंतकी होता है। दूसरे लफ्जों में वो दीवारें बना लेते हैं ताकि वो वाकयात से ज्यादा मुतासिर ना हो, क्योंकि उनको बैरूनी दुनिया के साथ ज्यादा वास्ता पड़ता रहता है। लिहाजा उन्हें मजबूत होने की जरूरत है, उन्हें सख्त होने की जरूरत है। दूसरी तरफ एक माँ अपने बच्चे के साथ मसरूफ होती है, और जो इंसान एक बच्चे की देखभाल करता है उसका बहुत हसास होना जरूरी है। उसे बच्चे के एहसासात को बहुत समझने की जरूरत होती है। उसे बहुत प्यार करने वाली और ख्याल रखने वाली होनी चाहिए, ताकि जब रात को बच्चा रोए तो वो उठ सके। तो ऐसी हसास औरत कमजोर होती है, आपके अल्फाज उसे आसानी से तकलीफ पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी दीवार बनाकर अपने जज्बात को उसके अंदर रख सकता है, लेकिन यकीनन बाज़ ऐसे वाकयात हो सकते हैं जिन्हें मर्द भी भुला नहीं पाते। शादी से पहले मुलाकात के दौरान क्या ये बेहतर नहीं कोई प्राइवेसी न रखी जाए, ताकि जोड़े एक दूसरे को बेहतर तौर पर जान सकें? क्या उनका आपस में करीब होना बेहतर नहीं? इसका जवाब है नहीं। इस दावे पर कोई साइंसी तजर्बात मौजूद नहीं है। क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी है कि दो लोगों को एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने के लिए आपस में हाथ मिलाने की जरूरत है, या आपको दूसरे इंसान को अच्छी तरह जानने के लिए लाजमी तौर पर उसे गले लगाना होगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मंगेतर से कभी भी ना मिले, मिलना तबाही है, नहीं। अगर ऐसा होता तो इसके नतीजे में आप एक ऐसे इंसान से शादी कर रहे होते जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते। आपको शादी से पहले बिल्कुल मुलाकात करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम किसी अवामी मुकाम पर किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी में मिल सकते हैं जिसे आप में से एक या दोनों जानते हो। आप हदूद का ख्याल रखते हुए खाना खा सकते हैं, चाय या कॉफी पी सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों से बातचीत करके उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं जो उसे जानते हो। इस मुद्दत के दौरान शरीके हयात बनने के उम्मीदवार एक दूसरे के तौर तरीकों, तर्ज़े अमल और अल्फाज का जायजा लें। तो ये कैसे किया जा सकता है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जरा तसव्वुर करें कि एक मर्द और औरत किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, अकेले नहीं बल्कि यकीनन किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी में। वो खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन वेटर खाना लाने में कुछ देर कर देता है, जिस पर मर्द गुस्से में आता है और मेज पर मुक्के मारने लगता है। औरत को यहाँ ये समझ जाना चाहिए कि किसी गलती की सूरत में या परेशानी के वक्त इस शख्स का रद्द-ए-अमल गुस्से और तशद्दुद वाला होगा। आप ये बात इतने छोटे से वाक़े के साथ समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ बातचीत करके ये मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की हकीकी शनाख्त और शख्सियत परेशानियों और बहरानों के वक्त सामने आती है। ऐसे वक्त में शऊर कहीं भटक जाता है और मसाइल को हल करने के लिए हमारे लाशऊरी तरीके सामने आते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ तफरीह पर तवज्जो रखें और दूसरे शख्स के सिर्फ मुस्बत पहलुओं को देखने की कोशिश करें, तो आप उस शख्स की फितरी हालत कभी नहीं देख पाएंगे। लिहाजा
मुतवक्किल शरीके हयात के साथ वक्तन फवक्तन मिलना जुलना फायदेमंद होता है ताकि उसके रवैये का अपने रवैये के साथ जायजा लिया जा सके। हमारे गैर शादीशुदा भाई और बहनों की तरफ से एक और सवाल है। वो पूछते हैं कि एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए मंगनी का जमाना कैसे गुजारना चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि मंगनी दरअसल शादी का एक ट्रेलर है, क्योंकि इस अरसे में आप तकरीबन हर उस चीज का मुशाहिदा करेंगे जो शादी के बाद पेश आने वाली है। ताहम बहुत से लोग अपने मंगेतर में मौजूद बुरी आदतों और वार्निंग की निशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें यकीन होता है कि वो मुस्तकबिल में उन्हें तब्दील कर लेंगे। मसाइल को हल करने के लिए इस तरह टाल देना शादी के बाद मजीद पेचीदगियों का बायस बनता है। मंगनी एक ऐसा वक्त है जिसमें एक दूसरे को जाना और समझा जा सके, लेकिन ये शादी नहीं है। कुछ जोड़ों में हम ये फर्क नहीं कर सकते कि उनकी मंगनी हुई है या शादी। असूल तोड़ दिए जाते हैं, जज्बात का इजहार बहुत ज्यादा किया जाता है, जाती हदूद को पार कर लिया जाता है, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। इस सब के अलावा कभी तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये मंगनी कभी शादी में तब्दील होगी। लिहाजा उस वक्त उन्हें रिश्ता खत्म करने की जरूरत होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो अब जज्बाती तौर पर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अब रिश्ता तोड़ना वाकई बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मंगनी के जमाने में उन्होंने प्राइवेसी की हदूद पर तवज्जो नहीं दी और उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे उनकी शादी हो चुकी हो। हमारे पास यहाँ एक और दिलचस्प सवाल है। मेरे मंगेतर में कुछ बुरी आदतें हैं, क्या शादी के बाद वो बदल जाएगा? क्या आप हकीकी जवाब जानना चाहती हैं? तो नहीं, वो तब्दील नहीं होगा। ये महज ख्याली पुलाव है। एक मसला इस वक्त मौजूद है, लेकिन आप इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। आप इसे हल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप इसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ रहे हैं। आप सिर्फ इतना कर रहे हैं कि कहते हैं शादी के बाद वो बदल जाएगा। आपके ख्याल में आपका मंगेतर कैसे बदलेगा? आपने शादी के बाद उसे तब्दील करने के लिए जो कुछ करना है वो अभी कर लें। मेरा मतलब है मंगनी के जमाने में, फिर देखें कि वो ठीक हो जाता है या नहीं। अगर आपको किसी चीज से कोई मसला है तो उस पर अभी बात करें। अगर आपको फैमिली काउंसलर के पास जाने की जरूरत है तो अभी जाएं। शादी हो जाने के बाद कैसे वो या आप तब्दील होकर अच्छे हो जाएंगे, इस ख्याल की कोई अकली वजह नहीं है। हकीकत यह है कि तवक्कुआत के बरक्स शादी के बाद मामलात मजीद पेचीदा हो सकते हैं। एक कहावत है, शादी मोहब्बत को खत्म कर देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगनी के जमाने में एक आरज़ू, एक ख्वाहिश होती है और बिलाखिर शादी होने की उम्मीद होती है। ये मुस्बत अवामिल रिश्ते को जिंदा और मजबूत रखते हैं और शादी के बाद ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है। लिहाजा जो ही ये चंद मुस्बत अनासिर गायब होना शुरू होते हैं, मसाइल जमीन पर उतरना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात की कोई अकली वजह नहीं है कि शादी के बाद वो बदल जाएगा। अगर कोई मसला है तो उसे पहले हल करें और फिर शादी करें। बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कि लोग इस तरह का सवाल करते हैं कि अगर हमारा कोई बच्चा हो जाए तो क्या हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, वो हल नहीं होंगे। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये किसी रिसर्च पर मबनी नहीं है। शादी में बाज़ औक़ात एक बहुत छोटा सा मसला एक चंगारी की तरह बढ़ जाता है और किसी बहुत बुरी चीज में तब्दील हो जाता है अगर उसका ख्याल न रखा जाए। क्या आपने कभी इस तरह का वाकया देखा है? जी हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मुझे मेरे एक साथी ने बताया कि एक जोड़ा है जो तुर्की के एक छोटे से टाउन में जिंदगी गुजार रहा है। ईद की सुबह बीवी नाश्ता तैयार कर रही है। वो अपने शौहर के लिए अंडे उबालती है और वो शख्स मेज पर बैठा हुआ है। उस वक्त उनका बच्चा रोना शुरू कर देता है। बीवी को अब बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है तो वो चूल्हा बंद कर देती है। इस वक्त तक अंडे 3 मिनट तक उबल चुके थे, लेकिन उन्हें 4 मिनट तक उबालने की जरूरत है। उन्होंने अंडों को इस तरह पकाने का फैसला किया था। उनका ख्याल है कि इस तरीके से पकाए गए अंडे सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। बहरहाल बीवी बच्चे को चुप कराती है और वापस आ जाती है। वो मेज को ठीक करती है और अपने शोहर को अंडे देती है और कहती है, डार्लिंग, अंडे 3 मिनट तक उबले थे, बस आपको बताना था। शोहर जवाब देता है, इसे 4 मिनट तक मुकम्मल क्यों नहीं उबाला? बीवी कहती है, मैं वापस बच्चे की देखभाल करने जा रही हूँ, ये काम खुद कर लो। और वो कहता है, जो भी हो दोबारा ऐसा न करना। और बीवी खावन से कुछ बदतमीजी करती है। शोहर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कहने की? मैं भी जाता हूँ और तलाक का केस दायर करता हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वो घर से निकल जाता है, लेकिन शोहर को अचानक याद आता है कि आज तो ईद का दिन है। वो खुद से पूछता है कि कहाँ जाऊँ, लिहाजा वो घर वापस लौट आता है। और चूंकि वो अब भी गुस्से में है, लिहाजा वो अपनी बीवी को कहता है कि उसे तलाक नहीं देगा, बल्कि उसकी बजाय वो उसे परेशान कर देगा। वो जोर से दरवाजा बंद करके दोबारा बाहर चला जाता है। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि वो इस परेशानी को हैंडल नहीं कर सके। कहानी अभी जारी है। फिर शोहर शाम को घर आता है। उसने घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं, कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। लिहाजा वो अपनी चाबी से दरवाजा खोलता है। वो घर में दाखिल होता है, उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो लिविंग रूम में जाता है और देखता है कि आधे पर्दे काट दिए गए हैं। वो तमाम कमरों को देखता है, तमाम कमरों के पर्दे आधे आधे काट दिए गए हैं। फिर वो बेडरूम में जाता है और अलमारी को देखता है, सब कपड़े भी आधे आधे काटे हुए हैं। फिर उसे अपनी बीवी का एक नोट मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ होता है कि हम चले गए हैं। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी बीवी बच्चों को लेकर अपने वालिदैन के घर चली गई है। वो 5-6 माह तक वहाँ रहती है और इस अरसे के दौरान वो कभी इकट्ठे नहीं होते। बिलाखिर उनके दोस्त इस मामले में शामिल होते हैं।
फिर इस जोड़े को मशवरा दिया जाता है कि किसी फैमिली काउंसलर के पास जाएं और मसले को हल करें। लेकिन जाहिर है कुछ अखराजात भी हुए। इस कहानी से मेरा मकसद ये समझाना है कि जब आपके पास एक छोटी सी चिंगारी हो, बहुत छोटा सा मसला हो, चाहे आप सही हो या गलत, इसे आगे बढ़ने न दें। अगर आप इस मसले का मुनासिब बंदोबस्त ना कर सके तो ये आपके पूरे घर को जला सकता है। इस मंजर में जहाँ बीवी ने 3 मिनट तक अंडे उबाले, अगर शौहर ने पकाने का काम संभाल लिया होता या अगर बीवी ने कोई तौहीना में इस बात ना कही होती तो मामलात इतने दूर तक न जाते। जैसे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब आपका शरीके हयात नाराज हो तो आपको खामोश रहना चाहिए। जब एक आग है तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए। तो फिर परेशानी के वक्त हम खानदानों में मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं? मैं यहाँ एक बहुत ही वाज़ेह बात करने जा रहा हूँ। शादी में अगर मसाइल खत्म हो जाएं तो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब हम इसे देखते हैं हम दर हकीकत उन मसाइल को हल करके अपने शरीके हयात के साथ मोहब्बत को बढ़ाते हैं। हम मियाँ बीवी को एक चाबी और ताले की तरह समझ सकते हैं, बिल्कुल एक चाबी और ताले की तरह एक दूसरे को महसूस करने की जरूरत है। मेरा मतलब ये है कि यकीनन हमारे शरीके हयात के अंदर खामियां और कमियां होंगी, लेकिन अगर मैं अपनी शरीके हयात को तकलीफ देने के बजाय उसे मुकम्मल कर सकूं तो मैं उसका दिल जीत सकता हूं। आइए एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। फर्ज करें कि मेरी बीवी से एक प्लेट गिरकर टूट गई। ये एक मसला है, उसने खामी एक तरह से कमी का मुजाहरा किया। अगर मैं इस मौके पर रद्द-ए-अमल में बीवी को गालियां देता हूं तो मैं उसका दिल तोड़ दूंगा और बामी मोहब्बत को नुकसान पहुंचा बैठूंगा। लेकिन अगर मैं अच्छे तरीके से उससे बात करूं और कहूं, मेरी जान कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना, तो मैं इस मसले के जरिए उसका दिल जीत लूंगा। कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। ये कहकर अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाता है कि हमें अपने शरीके हयात के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसके बरक्स अगर आप मुसलसल हर गलती का जिम्मेदार उसे ठहराने का रवैया इख्तियार करें तो ये गहरे जख्मों का सबब बन सकता है, क्योंकि उस वक्त वो पहले ही नामुकम्मल महसूस कर रही होती है। आइए मैं आपको एक दिलचस्प मिसाल देता हूँ। हमारे इंतखाब पर मुनहसिर है कि हमारे मसाइल या तो एटम बम में तब्दील हो सकते हैं या जोहरी तवानाई में, क्योंकि दोनों ही सूरतों में तवानाई एटमी न्यूक्लियर की तकसीम से ही हासिल होती है। अगर आप एटमी न्यूक्लियर को बेतरतीब तकसीम करते हैं तो ये एटम बम बन जाता है। अगर आप इन्हें कंट्रोल शुदा तरतीब से तकसीम करते हैं तो आप जोहरी तवानाई हासिल कर सकते हैं, जो आपको बिजली, रोशनी और तवानाई जैसी फायदेमंद चीजें फराहम कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप मसाइल को कंट्रोल शुदा तरीके से हल करेंगे तो मोहब्बत और हमदर्दी पैदा होगी, जिससे आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप किसी मसले का सामना बेतरतीब तरीके से करते हैं तो मुमकिन है कि आप इसे एटम बम बना दें, जो आपकी शादी को तबाह कर देगा। दूसरे लफ्जों में ये आपका रवैया है जिस बात का तयन करता है कि मामलात कैसे चलेंगे। यहाँ एक और सवाल है, गुस्से पर कंट्रोल कैसे हासिल किया जा सकता है? अगर मियाँ बीवी में से कोई एक दूसरे के साथ बुरा रवैया अख्तियार करता है तो उसे कैसे रोका जा सकता है? ईमानदारी से मैंने अपने तजर्बे से ये सीखा है कि मर्दों में तमाम लड़ाइयाँ गुस्से की वजह से होती हैं और औरतों में बेवक्त और नामुनासिब गुफ्तगू की वजह से। जो काम करने की जरूरत है वो ये है कि मर्द अपने गुस्से के कंट्रोल पर काम करे और खवातीन को ये सीखना चाहिए कि सही वक्त और सही जगह पर बात कैसे की जाए, यानी वो अपनी गुफ्तगू पर तवज्जो दें। गुस्से का कंट्रोल खुद अपनी जात में एक मसला है। मेरा मतलब अगर कोई मर्द या औरत अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता तो ये उसका जाती मसला है। उसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने गुस्से की वजूहात तलाश करे, लेकिन जब गुस्सा आए तो सबसे बुनियादी काम ये है कि थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। फौरी गुस्से में रद्देमल जाहिर ना करें और गुफ्तगू ना करें, थोड़ा इंतजार करें। कुछ देर के बाद जब आप पुरसकून हो जाए तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी कॉमन सेंस काम करना छोड़ देती है और गुस्सा आप पर काबू पा लेता है और आप अकल से काम लेने और सूरत हाल का वाज़ेह तौर पर जायजा लेने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। कुछ देर तक इंतजार करें जब तक तबीयत पुरसकून ना हो जाए। बाहर जाएं, वुजू करें, किसी दूसरे कमरे में चले जाएं, लेट जाएं। दूसरे लफ्जों में अपने जिस्मानी और रूहानी माहौल को तब्दील कर लें। थोड़ी देर के बाद आपको खुद एहसास होगा कि उस वक्त आप अकल से काम नहीं ले रहे थे। एक मसला बहुत कसरत से पेश आता है। लोग कहते हैं कि मेरे अपने ससुराल वालों के साथ मसाइल हैं, क्या ये तलाक की वजह बन सकते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, ससुराल शादियों में एक बड़ा मसला है। अब हम इस मौजू की तरफ चलते हैं। इसकी वजह से बहुत सी शादियां वाकई बर्बाद हो जाती हैं। एक माँ अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती और हमेशा दोनों हाथ से उस पर काबू रखना चाहती है, यहाँ तक कि उसकी शादी होने के बाद भी। या एक माँ जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी, वो हर वक्त उसे फोन करती रहती है, वो उससे रोजाना की रिपोर्ट मांगती है, गोया वो उसे रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत बड़े मसाइल हैं। बैरूनी मदाखलत शादी को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा और उन तमाम वालिदैन से दरख्वास्त करूंगा जिन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी हैं, चाहे आप माँ हो या बाप,
अगर आप अपने बच्चों की शादीशुदा जिंदगी में मदाखलत करते हैं तो आप नुकसान का सबब बनेंगे। उन्हें अपने मसाइल खुद हल करने दें। मजीद ये कि मैं शोहर की जिम्मेदारी पर भी बात करना चाहता हूँ। अगर कोई उसके घर वालों और उसकी बीवी के दरमियान कोई मसला दरपेश हो, इस मसले को हल करना खुद शोहर का काम है। मैं आपको कई साल तजर्बे की बुनियाद पर एक तरीका बताता हूँ। अगर कोई शोहर अपनी बीवी और वालिदैन के दरमियान फंस जाए तो उसे ये तरीका इख्तियार करना चाहिए। उनके मसाइल हल करने के लिए उसे अपनी बीवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। शोहर के वालिदैन से मुतालिक मसाइल हल करने की कोशिश भी उन्हीं को करनी चाहिए। इसके बरक्स अगर वो अपने वालिदैन के साथ मिलकर बीवी के मुतालिका मसाइल हल करने की कोशिश करता है तो क्योंकि शोहर के वालिदैन पहले ही उसे पाल पोस कर थक चुके हैं, उन्होंने आपको पाला, उन्होंने बहुत मेहनत की, वो पहले ही तनाव का शिकार हो चुके हैं। जब आप अपने वालिदैन से अपनी बीवी की शिकायत करते हैं और कहते हैं वो ऐसा करती है, वो ऐसा नहीं करती, वो खाना नहीं बनाती वगैरह वगैरह, तो आप अपने वालिदैन को परेशान कर रहे हैं। वो खौफजदा होने लगते हैं। हो सकता है वो कहें कि हमारा बच्चा जिसे हमने इतने लाड और प्यार से पाला है उसके साथ क्या हो रहा है, और उनका जहन आपकी शरीके हयात के खिलाफ बन सकता है। इस वजह से हम शोहर को सख्ती से ताकीद करते हैं कि अपने वालिदैन को अपने और अपनी बीवी के निजी मामलात ना बताएं, लेकिन साथ ही उसे उनके सामने बीवी के बारे में बहुत ज्यादा मुस्बत चीजें भी बयान नहीं करनी चाहिए। उसे ये नहीं कहना चाहिए कि माँ मेरी बीवी इतना अच्छा खाना पकाती है कि मुझे उससे ही पता चला कि मजे का खाना होता क्या है। ऐसा कभी मत करें, आप अपनी वालिदा को हसद में मुब्तला कर देंगे। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्तसरन मैं ये कह सकता हूँ कि शोहर अपनी बीवी के निजी मामलात अपने खानदान वालों के सामने जिक्र नहीं करेगा। वो खुद फैसला करेगा और वो फैसला मसाइल को हल करेगा। लेकिन क्या माएँ इस पर एतराज नहीं करेंगी और ये नहीं कहेंगी कि हमारे बजाय हमारा बेटा अपनी बीवी के साथ मिलकर काम क्यों करे? और मर्द भी सवाल कर सकते हैं कि जब मैं अपनी वालदा और बीवी के दरमियान फंस जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छे सवालात हैं। हमें यहाँ वालिदा की सूरत हाल को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए भी आसान नहीं है। आप अपने बेटे को जन्म दें, उसकी परवरिश करें, हमेशा उसे अपनी तरजीह बनाएं, खुद से ज्यादा उसका ख्याल रखें, लेकिन जैसे ही वो कमाने की उम्र को पहुंचे तो वो आपसे दूर चला जाए और एक दूसरी औरत अपनी बीवी के साथ रहना शुरू कर दे। जी हाँ, माँ ने उसे जन्म दिया, उसकी परवरिश की, लेकिन अब उसे अपने बेटे की हालत को समझना चाहिए और उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। और जहाँ तक बेटे का ताल्लुक है तो उसे हमेशा अपनी माँ का शुक्रगुजार रहना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन चूंकि वो अब अपनी बीवी के साथ है तो उसे बीवी को भी मजबूती से थामना चाहिए। उसे हमेशा अपनी बीवी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना चाहिए। सिर्फ इसी तरह मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। चूंकि उन्होंने एक नए खानदान की बुनियाद रख ली है, लिहाजा जिसके साथ उसे ताउन करना चाहिए वो उसकी बीवी है, और वो इंसान जिसको उसे समझना चाहिए वो उसकी माँ है, ना कि इसके बरक्स। मर्द को दोनों के किरदारों के बारे में उलझन का शिकार नहीं होना चाहिए। आइए मैं सही रवैये की एक मिसाल देता हूँ। जरा तसव्वुर करें कि शोहर की माँ उसकी बीवी पर चिल्लाती है, फिर वो अपनी बीवी से कहता है, मेरी जान, मैंने महसूस किया है कि मेरी वालिदा उस दिन आप पर चिल्लाई थी, मैं उनकी तरफ से माफी चाहता हूँ। आप जानती हो जैसे जैसे वो बूढ़ी हो रही हैं, वो इस तरह के तर्ज अमल का मुजाहिरा करने लगती हैं, बराह करम उन्हें माफ कर दो। अपनी बीवी से इस तरह बात करने से वो इस मसले पर काबू पा सकता है। लेकिन अगर शोहर अपनी माँ का साथ देता है और कहता है, माँ मेरी बीवी ने ये किया और ये किया, फिर वालिदा भी इस अमल में शामिल हो जाएगी और फिर वालिद भी शामिल हो जाएंगे और शायद तीसरे चौथे अफराद भी इस मामले में मदाखलत करना शुरू कर दें। दूसरे रिश्तेदारों को भी उसकी बीवी के इस मामले का इल्म हो जाएगा और इसके नतीजे में ये मसला पूरे खानदान को एक इंतहाई तकलीफदेह मंजर का शिकार कर देगा। क्या एक जोड़े को अपनी शादी इस वजह से खत्म कर देनी चाहिए कि वो आपस में खुश नहीं हैं, या उन्हें सब्र करना चाहिए और शादी को जारी रखना चाहिए, ये सोचकर कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है? सबसे पहले वो वजूहात तलाश करनी चाहिए जो शादी को नाखुशगवार बना रही हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी जोड़े की बात सुनते हैं, मुमकिन है हमें ये सुनने को मिले कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके नुक्ता नजर से ऐसा लगता है कि शादी को बचाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात इख्तियार किए जा चुके हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वो काम जो आपने अपनी शादी को बचाने के लिए किए वो वाकई सही थे? जरा सोचें, जब कोई शख्स दिमागी तौर पर मर जाता है तब भी हमें मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं हो सकता कि वो वाकई मर गया है या नहीं। हम इसके लिए डॉक्टर से मशवरा करते हैं क्योंकि वो इसके माहिर है और वो हमें बता सकते हैं कि वो शख्स मर चुका है या नहीं। लेकिन शादी में हम देखते हैं कि शरीके हयात अपने तौर पर फैसला कर लेते हैं कि उन्हें रिश्ता खत्म करना चाहिए या नहीं। वो कहते हैं, ये शादी खत्म हो चुकी है, चलो तलाक ले लेते हैं। किसके मुताबिक और किस बुनियाद पर? ऐसी सूरत हाल में मियाँ बीवी को किसी माहिर की मदद लेनी चाहिए।
जहाँ तक इसे अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश के तौर पर देखने का ताल्लुक है तो मैं ये कहना चाहता हूँ। अब हम कहते हैं कि एक जोड़े ने अपनी शादी के बारे में किसी माहिर से मुशावरत की है जो कि खत्म होने के बिल्कुल करीब है, और उस माहिर की राय है कि उनकी शादी जज्बाती तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन वो शख्स कहता है कि ये मेरी आजमाइश है, मैं शादी को जारी रखना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा आप चाहें इसे जारी रखें, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी फरीक अपने मसाइल को हल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। आजमाइश का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक इम्तिहान है जो मैं दूंगा और मैं उन सवालात का जवाब दे सकता हूँ। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आप सवालात का जवाब कुछ भी किए बगैर दे लें? नहीं, आप कहते हैं कि ये मेरा इम्तिहान है, लेकिन आप इसके लिए मुतालिया नहीं करते और ना ही आप सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप अभी भी मसले से नजरें चुरा रहे हैं, आप घर से भाग जाते हैं, आप अभी भी लाताल्लुकी और बेहिस्सी का मुजाहरा करते हैं, आप आपस के मसाइल का कोई माकूल हल नहीं निकालते, फिर भी आप कहते हैं कि ये मेरी आजमाइश है। दुनिया में कहीं भी आप बगैर कुछ किए इम्तिहान पास नहीं कर सकते, आप फेल हो जाएंगे। अगर आप कबूल करते हैं कि ये एक इम्तिहान है तो आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको मसाइल हल करने वाली सोच इख्तियार करनी होगी और इसके हसूल के लिए आपको कोशिश और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। शादी को जारी रखना दुरुस्त होगा? मेरा मतलब है, क्या सब्र करना और बर्दाश्त करते रहना दुरुस्त होगा? क्या बच्चों की खातिर ऐसा किया जाना चाहिए? मेरे तजर्बे की बुनियाद पर मुझे लगता है कि ऐसी शादी जो सिर्फ बच्चों की खातिर जारी रहती है, इससे बच्चों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आप ऐसे बच्चे की सूरत हाल का तस्वुर कर सकते हैं जो एक अफरा तफरी वाले खानदानी माहौल में परवरिश पा रहा हो, जहाँ मुसलसल लड़ाई झगड़े और गफलत जारी रहती है। मियाँ बीवी अपनी शादी को एक जोड़े के तौर पर जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचकर कि हम इनकी बेहतर देखभाल कर सकें या ये सोचकर कि बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो वो अपने घर को जहन्नुम में तब्दील कर रहे होते हैं। ऐसी शादी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मियाँ बीवी आपस में खुश नहीं है तो बच्चे भी खुश नहीं रहेंगे। जरा तस्वुर करें कि एक दरख्त है जो सड़ रहा है, दरख्त और उसके नीचे की मिट्टी दोनों बहुत बुरी हालत में है, लेकिन आपकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर है कि दरख्त अच्छा फल दे रहा है या नहीं। मिट्टी को पानी डाले बगैर और खुराक दिए बगैर, खुदरू पौधों को उखाड़े बगैर, दरख्त की देखभाल किए बगैर फल ना तो बढ़ेगा और ना ही पकेगा। बिल्कुल इसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि माँ और बाप ना खुश हों लेकिन बच्चे खुश हों, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर शोहर अपनी बीवी के साथ ताल्लुक ठीक करना चाहता है या बीवी शोहर के साथ अपने मसाइल हल करना चाहती है तो फिर वो कोशिश कर सकते हैं कि शादी को बचा लें और अपने बच्चों के साथ मिलकर रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें वाकई तलाक दे देनी चाहिए, लेकिन कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि एक शादी जो सिर्फ बच्चों की खातिर जारी रहती है वो अच्छी नहीं है, वो बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है। So Subhanallah, very beautiful explanation about the marriage. So कुछ मसले मसाइल जो शादी से पहले होते हैं कि how to choose our partner, which type of partner you should choose, and कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि शादी के बाद यानी कि ताउम्र आपके साथ चलते जाते हैं। So उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन के आंसर्स आपने जाने। एंड वैसे शादी से रिलेटेड हर किसी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जिनको हम थोड़ा सा बैलेंस करके चले तो काफ़ी हद तक लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। सो वेल, आई एम नॉट अ काउंसलर बट स्टिल मेरे कुछ अपने व्यू हैं इसके बारे में कि किसी भी रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ट्रस्ट की, ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आपकी सेल्फ कंट्रोल की, एंड थर्ड सब्र की, और एम्पैथी। अगर एम्पैथी नहीं है किसी भी इंसान में तो जिसके साथ भी आप रिश्ते में हैं वो कभी भी रन नहीं कर सकता, फिर चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर कोई भी XYZ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के आप किसी को नहीं समझ सकते। जब तक कोई सामने वाला आपसे बात नहीं कहेगा या फिर आप उसे अपनी बात रिवील नहीं करोगे तो तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। जब तक कम्युनिकेशन नहीं है तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जस्ट बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, तो एक्सपेक्टेशंस भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से अगर हमारी एक्सपेक्टेशन पे कोई खरा ना उतरे तो हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करने लगते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस भी कम ही रखनी चाहिए। एंड जो एक रिलेशन होता है मंगनी के दौरान, उन्होंने इसके ऊपर कहा कि जो चीज़ें क्यों ख़राब होती हैं मंगनी में, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं और अटैचमेंट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो एक रियल बॉन्ड और जो एक रियल जो एक रिलेशन बनता है वो साथ में रहने से, होल लाइफ साथ में रहना है, हर अच्छे अप डाउन देखने हैं,
बहुत ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फेस करनी होती है, क्योंकि हमेशा मून फेस नहीं चलता होता है लाइफ में। कभी खुशी आती है, कभी गम आता है। तो ऐसे फेस में रहने से पता चलता है कि यस, मतलब हाउ लॉन्ग इट गोज़। एंड ही सेड वेरी ब्रिलियंटली कि जो मर्द होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में जाता है। और एक जो विमेन होती है जो घर में रहती है, उसको थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो वो एक बच्चे को भी पेरेंटिंग करती है, बच्चे की उसको संभालती है और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक वीमेन का जो कनेक्शन बनता है एक बच्चे से, वो इमोशन के बेस पे बनता है। सो समटाइम्स इट हैपन्स कि अगर आपका इमोशनल बॉन्ड नहीं है तो वो स्पेस जो है वो कोई और आकर ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसलिए इमोशनल होना भी इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इमोशंस के थ्रू ही इंसान एक दूसरे को समझ पाता है, अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। एंड ये भी बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि लोग जो हैं अपने घर में ही अपने बच्चों की शादी को ख़राब करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड इन कुरान कि मर्द औरत की निगाहबान है, और अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर रिज़्क दिया है और उनकी माली मदद करने का काम भी सौंपा है। सो ये आयत बहुत ज़्यादा लंबी है, आप यहाँ रीड कर सकते हैं। सो दिस क्लैरिफाइज कि अगर हम अपनी ड्यूटी को नहीं समझेंगे तो ऑल दिस थिंग्स हैपन। तो रिलेशन रियून होने की कुछ वजह ये भी है, एक तो कंपैरिजन हम बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरा हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, एंड थर्ड एंगर। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको आज़ाद पैदा किया है, तो इसलिए हर किसी को क्या है, पर्सनल स्पेस देना चाहिए, जिससे रिलेशन कायम रहे। पर्सनल स्पेस देने के कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि इससे हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कायम रहती है। सेकंड जो है, इससे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिससे हम कुछ कर सकते हैं। एंड थर्ड, इससे हमें पता चलता है कि हमारा खुद की लाइफ पे कंट्रोल है। और पर्सनल स्पेस देने से रिलेशनशिप काफ़ी फ्रेश रहता है और लेस स्ट्रेसफुल रहता है। काफ़ी लोग जैसे कि अब्यूज़िव बिहेवियर के बारे में यहाँ बात करेंगे कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव होते हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एंगर होता है, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उस पर भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि शरीक हयात जो है ना, रूह का एक आईना होता है। तो उसके ऊपर ये आयत है कि जब तक इंसान अपनी हालत नहीं बदलता तब तक भी अल्लाह उसकी हालत नहीं बदलता। तो कोई भी इंसान है, इंडिविजुअल, हर इंसान को अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। जब तक वो अपने ऊपर वर्क नहीं करेगा और अल्लाह के अहकामात को नहीं पहचानेगा, तब तक ये चीज़ें कैरी रहेंगी। दैट्स वाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड्स कुरान। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान भेजा है, ताकि हम उसे पढ़ें, समझें और देखें कि हम कहाँ कितना ज़्यादा डाइवर्ट हुए हैं और कितना ज़्यादा गलत जा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हर चीज़ दे दी है, हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप और हाउ टू किनशिप एंड ऑल दीज थिंग्स, हमें दीन है दुनिया सबके बारे में बता दिया है। तो ये आई हैव लॉट मोर टू से, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एंड दीज ऑल आर माई व्यूज। सो इफ़ यू लव दिस वीडियो, आई होप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।